नाउ वी स्टडी अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए स्पीड को अगर हम डिफाइन करें तो सीधी सी डेफिनेशन इसकी है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के जरिए यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करी जाती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। तो हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन कि स्पीड को डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस covered by a moving object in unit time is called speed। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के जरिए से यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करी जाएगी वो स्पीड कहलाएगी। अच्छा, स्पीड को डिनोट किससे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय v। इसको हम v से शो करते हैं। और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट t टाइम के अंदर s डिस्टेंस को कवर करता है तो इसकी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। ठीक है ना। इसको देख लेते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर स्मॉल s डिस्टेंस इन t टाइम, स्मॉल t टाइम, अगर स्मॉल t टाइम में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट ने s डिस्टेंस कवर करी है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? उसकी स्पीड v विल बी इक्वल टू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि v विल बी इक्वल टू s बाई टी। ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। कोई ऑब्जेक्ट अगर s डिस्टेंस t टाइम में कवर कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस को उसके टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी जो स्पीड होगी। स्पीड क्या बताएगी? स्पीड ये बताएगी कि उसने इस डिस्टेंस को कितनी तेजी से कवर किया है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मान ले हमारे पास दो प्लेस हैं A और B, जिनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाए, ए और बी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। एक पर्सन है P1 जो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 10 किलोमीटर कवर करने में 2 आवर का टाइम लेता है, और एक पर्सन P2 है जो यहाँ से यहाँ तक दूरी को कवर करने में, डिस्टेंस को कवर करने में 1 आवर का टाइम लेता है। तो स्पीड पहले पर्सन की कितनी हो जाएगी? पहले पर्सन की स्पीड अगर निकालेंगे तो v1 से इसको डिनोट करेंगे तो v1 बराबर कितना हो जाएगा? 10/2, क्योंकि पहले पर्सन ने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करा है 2 आवर के अंदर, तो 10/2 हो जाएगी, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। अच्छा, उसी तरह से दूसरे पर्सन की स्पीड को अगर हम कैलकुलेट करें तो v2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/1। ठीक है ना, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो हमें ये पता चल जाएगा कि दूसरा पर्सन पहले पर्सन के मुकाबले तेजी से मूव कर रहा है, तेजी से उसकी मोशन उसका तेज है। ठीक है ना। तो स्पीड हमें जनरली क्या बताती है? कोई पर्सन कितनी तेजी से मोशन में है, कितनी तेजी से वो मूव कर रहा है। चलिए इस स्पीड के बारे में और भी आगे और भी स्टडी करते हैं। समझिए जरा, स्पीड विल बी इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, हमें ये पता लग जाता है कि कितनी स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की, कोई कितनी तेजी से या कोई कितने स्लो मूव कर रहा है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से सारी जानकारी मिल जाती है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो स्पीड क्या है? स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। और एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट जो हो जाएगी वो देख लेते हैं। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो हो जाएगी इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब
स्पीड के बारे में और सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जो किसी कुछ दूरियां तय कर रहा हो सकता है वो एक जैसी स्पीड से दूरी तय करेगा, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो किसी दूरी को तय करने में अलग अलग स्पीडों का अपना अलग अलग वक्त में अलग अलग स्पीड से वो उस दूरी को तय करे। तो हम स्पीड के टाइप्स को देखते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ स्पीड की। तो हम देखते हैं कि स्पीड के टाइप कितने हैं। अगर हम देखें तो स्पीड के टाइप्स, पहली स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरी यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और लास्ट एवरेज स्पीड। हम इन चारों टॉपिक पे बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हम बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो उसकी स्पीड होती है वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। देखिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जो ए से मूव करके बी तक पहुंचता है, तो वो ए से बी के वक्त बीच में अलग अलग हर वक्त उसकी स्पीड है, उसमें एक्सेलरेशन है, उसकी स्पीड में वेरिएशन हो रहा है। तो ए पर उसकी कुछ स्पीड होगी, ए से थोड़ा आगे बढ़ा होगा तो यहाँ पे कुछ और स्पीड होगी, यहाँ पे कुछ और 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 होगी, यहाँ पे कुछ होगी, फाइनली वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी टाइम पर, मान लेते हैं ये t बराबर 0 है जब से आपने टाइम को देखना चालू करा, और ये t बराबर 2 सेकेंड है, ये t बराबर 4 सेकेंड है, ये t बराबर 6 सेकेंड है। आपसे पूछा जाए कि t बराबर 6 सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी होगी, तो ये इस पर्टिकुलर टाइम पर जो इसकी स्पीड होगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। दूसरी है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता है कि वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म कहलाएगी, यूनिफॉर्म होगी। सोचिए जरा, बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, एक ही जैसी स्पीड रहेगी। हम जैसे मान लेते हैं, इसको कैलकुलेशन के जरिए से देखते हैं। देखिए, मान लें ए से बी के बीच में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और ए से बी के बीच में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और हम उस पूरी डिस्टेंस को कई पार्ट में तोड़ लेते हैं, और हमें ये पता चलता है कि वो 2 किलोमीटर, ए से 2 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल कर रहा है। फिर नेक्स्ट 2 किलोमीटर भी वो 1 आवर में ही ट्रेवल कर रहा है। फिर अगला 2 किलोमीटर भी वो 1 आवर में ही ट्रेवल कर रहा है। तो इस वक्त में अगर हम देखें तो ए से, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ए से सी के बीच में इसकी स्पीड कितनी आई, 2/1 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर आई। सी से डी के बीच में कितनी स्पीड आई, वो भी 2 किलोमीटर पर आवर आई। और डी से बी के बीच में कितनी स्पीड आई, वो भी 2 किलोमीटर पर आवर आई। ठीक है ना। तो हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे ए से बी के बीच में ऑब्जेक्ट एक ही जैसी स्पीड से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल distances in equal interval of time, then its speed is uniform.
यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसकी स्पीड कैसी होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और उसका मोशन कैसा कहलाएगा? वो भी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल सीधी सी बात हमें समझ में आई। क्या समझ में आई? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जैसे टाइम में एक जैसी दूरियां तय कर रहा है, यानी कि अगर टाइम स्पैन हमने 1 आवर का ले रखा हुआ है और वो हर एक घंटे में 2-2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो उसकी स्पीड हमेशा कैसी है? उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। ठीक है ना। इसके बाद अगला आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। अगला है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? बिल्कुल डेफिनेशन इसकी जरा सी उल्टी हो जाएगी कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then its speed is non-uniform speed. Non-uniform speed, तो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। इट स्पीड कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, अब जरा इसको समझ लें, देख लें। मान लेते हैं ए से बी के बीच में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कई पॉइंट हम इसमें बीच में मान लेते हैं, सी और डी मान लेते हैं। और ए से बी के बीच में वो टी टाइम में S1 डिस्टेंस कवर करता है और सी से डी के बीच में वो टी टाइम में S2 डिस्टेंस कवर करता है और डी से बी के बीच में टी टाइम में वो अगर S3 डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी स्पीड कैसी है? उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। अब जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, जब आप कोई लंबी दूरी तय करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, तो अलग अलग वक्त में आपकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखें कि अगर मान लेते हैं हम A टू B मूव करना चाहते हैं, A से चल के B तक आना चाहते हैं और A से C तक हमने अपनी स्पीड को रखा है 10 किलोमीटर पर आवर और C से D तक हमने अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ा लिया और वो कर लिया 40 किलोमीटर पर आवर और D से E तक हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं और D से B तक फिर हमारी स्पीड जो हो गई वो 10 किलोमीटर पर आवर होगी। अब आपसे अगर पूछा जाए कि A टू B आपकी स्पीड क्या थी, तो आपका जवाब क्या होगा? आप 60 किलोमीटर पर आवर नहीं बताएंगे क्या? आप बताएंगे क्या? 60 किलोमीटर पर आवर बता देंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर तो खाली D2E रही है स्पीड। ठीक है ना। या आप 10 किलोमीटर सबसे कम वाली स्पीड बताएंगे या सबसे ज्यादा वाली स्पीड बताएंगे, या इनमें से कौन सी स्पीड आप बताना चाहेंगे? तो जाहिर सी बात है जवाब है इनमें से कोई भी स्पीड हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक स्पीड अलग अलग वक्त में अलग अलग टाइम के लिए हमारे पास रही है। A टू C में हमारी स्पीड 20 रही है, ना कि A टू B में रही है। समझ में आ रही बात? तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमने होल जर्नी की स्पीड से कैलकुलेट करी तो हमारे पास प्रॉब्लम है। हम कौन सी स्पीड बताएं? सबसे कम वाली बताएं या सबसे ज्यादा वाली बताएं? तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम इनमें से कोई भी स्पीड नहीं बताएंगे, बल्कि हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट अपॉन
टोटल टाइम टेकन। सीधा सा फंडा हम इस्तेमाल करेंगे, हम ये देखेंगे कि ए टू बी में हमने कितनी दूरी तय करी, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, और ए से बी तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लिया है। ये दो डेटास हम रखेंगे, मेजर करेंगे, और इन दोनों डेटा से हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, और वो एवरेज स्पीड ए टू बी के बीच में रही होगी। अच्छा, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के और भी कई केसेस बन जाते हैं, तो हम उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सोचिए जरा कि अगर आप एक ट्रेवल कर रहे हैं ए टू बी, और ए टू बी ट्रेवल करने में आपने टाइम को फिक्स कर रखा हुआ है। आप अपने घड़ी आपके हाथ में है, आप ये देख रहे हैं कि जब हम ए टू बी ट्रेवल करेंगे तो हम एक फिक्स टाइम में कितनी कितनी दूरी हमने तय करी, हम इसको नोट करते चले जाएंगे। मान लें कि ए टू बी के बीच में आप मूव कर रहे हैं, उस वक्त आपने पहले टी टाइम में S1 दूरी तय करी है, अगले टी टाइम में ही S2 दूरी तय करी है, अगले टी टाइम में आपने S3 दूरी तय करी है। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, एक लंबा सफर तय करना है, तो आपने ये देखा कि हमने 1 घंटे के अंदर इतने किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, अगले 1 घंटे में उतने किलोमीटर तो ट्रेवल नहीं होगा क्योंकि आपकी स्पीड एक जैसी नहीं है। तो अगले टी टाइम में आपकी दूरी क्या होगी, S2 होगी, अगले टी टाइम में दूरी फिर फर्क हो जाएगा दूरी में, वो S3 होगी। अगर इस तरीके का केस मिलता है कि टाइम इंटरवल सबके बीच का सेम है, देखिए मान लेते हैं सी मान लें, डी मान लें, ए टू सी भी टी टाइम है और सी टू डी भी टी टाइम है और डी टू बी भी टी टाइम है, लेकिन ए टू सी की टी टाइम में चली गई दूरी S1 है, और सी टू डी में टी टाइम में चली गई दूरी S2 है, और डी टू बी में चली गई दूरी S3 है। इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का फंडामेंटल हमारे पास तरीका वही है। देखिए, यहाँ पे एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम ऐड कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस देखिए कितनी है, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टाइम कितना है, T प्लस T प्लस T। तो कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन 3T। जरा गौर करें, इस 3 को 1/3 की शक्ल में बाहर निकाल लें, और इस T को, चूंकि ये इन सब का डिनोमिनेटर है इसलिए हम सबको अलग अलग कर लें। S1/T प्लस S2/T प्लस S3/T। अच्छा, तो हमें ये क्या पता चल जाएगा, हम ये देख रहे हैं कि ये S1/T जो है वो A to C में स्पीड है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, V1 मतलब A to C में उसकी स्पीड, और प्लस V2 मतलब C to D में उसकी स्पीड, और प्लस V3 यानी कि D to E में उसकी स्पीड। इसी तरीके से अगर ये 3 जगह पे चेंज न होके इन टाइम में अगर चेंज होगा तो ये हमारा एवरेज स्पीड का जो फार्मूला हो जाएगा ये जनरलाइज हो जाएगा इन टर्म के लिए, और ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 3, यहाँ 3 टाइम चेंज हो रहा था तो 1/3 था, अगर n टाइम चेंज होगा तो 1/n V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश Vn के, ठीक है ना। अब देखते हैं एक अगला केस, और इस केस में समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे भी हम A to B मूव करना चाह रहे हैं, A to B हम मूव कर रहे हैं, मगर हमने यहाँ पे डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस में कितना टाइम लगा है ये हमने कैलकुलेट करा है। मतलब A से C के बीच में हम S डिस्टेंस कवर कर रहे हैं T1 टाइम के अंदर, और C to D में भी AC डिस्टेंस कवर कर रहे हैं लेकिन उसमें टाइम T2 लगा है, और D to B में भी S डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसमें टाइम T3 लगा है। इस केस में हमने टाइम को सेम रखा हुआ, डिस्टेंस को सेम रखा हुआ है और टाइम में वेरिएशन कर दिया है। सोचिए जरा, आपको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना है और आपने ये देखना है कि हर 10 किलोमीटर पे आप कितना टाइम ले रहे हैं। तो पहले 10 किलोमीटर पे कितना टाइम लगा, अगले 10 किलोमीटर पे कितना टाइम लगा, अगले 10 किलोमीटर पे कितना टाइम लगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने डिस्टेंस सेम कर रखी हुई है 10 किलोमीटर की, और टाइम वेरिएशन होगा। टाइम में जाहिर सी बात है वेरिएशन आएगा क्योंकि आपकी स्पीड एक जैसी नहीं है।
इस केस में स्पीड, हम एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला वही है एवरेज स्पीड का। इस केस में भी जो एवरेज स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? वो हो जाएगी 3s। देखिए s तो 3s हो जाएगी a to b, और टोटल टाइम कितना होगा? वो होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 का। अब देखिए अगर हम ये रखें 3 को वहीं रहने दें, इसको नीचे लाएं तो ये इनके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन t1 अपॉन s प्लस t2 अपॉन s प्लस t3 अपॉन s। अब जरा इसको गौर से देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या पता है? हमारे पास स्पीड बराबर पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम इसको पलटें तो 1 अपॉन वी बराबर कितना हो जाएगा? टाइम अपॉन डिस्टेंस। ठीक है ना? तो इस फार्मूले से यहां पे चेक करें तो यहां पे जो हमारा फार्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 1 अपॉन v1, t1 अपॉन s, 1 अपॉन v1 होगा। v1 मतलब a से c के बीच में चली गई स्पीड, जिस स्पीड से आप चल रहे हैं a to c, प्लस 1 अपॉन v2, v2 c से d तक जो स्पीड है आपकी, और प्लस 1 अपॉन v3। तो अगर आपको इनके बीच की स्पीडें पता हो और सिचुएशन क्या बन रही हो, डिस्टेंस सेम हो, टाइम अलग अलग हो, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसको जर्नल फॉर्म में तोड़ लें। जैसे हमने यहाँ पे 3 पार्ट में अपनी जर्नी को तोड़ रखा हुआ है। अगर इन टाइम में वेरिएशन हो रहा है, इन टाइम हमने ब्रेक कर रखी हुई है अपनी जर्नी को, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 डैश 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 1 अपॉन vn के। ठीक है ना? नोट कर लीजिए इन फार्मूलों को। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर A to B आप ट्रेवल कर रहे हैं और A पर इनिशियल स्पीड आपकी u है और B पर फाइनल स्पीड आपकी v है, और इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन एक जैसा है, एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे, और यहां सिर्फ इस बात को समझ लें, अगर A to B में एक्सेलरेशन एक जैसा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहां पर जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू u प्लस v बाई 2 का। ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला कब होगा? जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। अब हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के बारे में। देखिए किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं तो वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी बनेगी। वेलोसिटी क्या है? द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। या हम ये कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस हो जाता है उसको उसकी वेलोसिटी कहते हैं। देखिए यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है, और यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस्ड हो जाता है वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। अब डिस्प्लेस होने का मतलब कंफर्म हो गया कि वो कोई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होगा, तो हम दूसरी तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेस होने का रेट क्या है, वो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेस होता है, ये वेलोसिटी कहलाती है। देखिए सिंपल सी हम मान लेते हैं कुछ, इसके बाद इसका फॉर्मूला बना लें। हम कंसीडर कर लेते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट स्मॉल d displaced
t time in a particular direction. In a particular direction, then velocity of object will be equal to हो जाएगी. अच्छा, वेलोसिटी को हम शो करते हैं v के ऊपर एरो लगा के, तो v एरो विल बी इक्वल टू हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है ना. दैट मीन्स v वेक्टर v, एरो का मतलब वेक्टर भी होता है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ते हैं. क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं. क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कंपलसरी होती है. तो v वेक्टर v विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई टी. ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा. ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक. और SI यूनिट कितनी है इसकी? SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. अच्छा, कुछ बातें और समझ लें. जैसे मान लेते हैं कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जो नॉर्थ डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है. तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ. अब आप देखिए, वेलोसिटी में जो ये मैग्नीट्यूड है, ये दरअसल स्पीड है ऑब्जेक्ट की. ठीक है ना. जब स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन में इंक्लूड हो जाती है, तो जो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम स्पीड नहीं कहते बल्कि उसको वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है ना. यही मेजर फर्क है वेलोसिटी और स्पीड में. जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करेंगे तो वो स्पीड ना होके बल्कि उसको हम वेलोसिटी कहेंगे. अच्छा, और भी कुछ बातें समझ लें. जैसे हमने स्पीड के बारे में पढ़ा है, स्पीड के टाइप के बारे में, कि स्पीड यूनिफॉर्म होती है, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं. इसी तरह से हम वेलोसिटी को भी देखते हैं. हमारी वेलोसिटी के भी टाइप्स इसी तरीके से होंगे. यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकती है और एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है. तो जिस तरह से हमने स्पीड को कैलकुलेट करा था, उसके टाइप्स को डिफाइन करा था, सेम उसी तरीके से हम वेलोसिटी और उसके टाइप्स को भी डिफाइन करते हैं. ये माने कि दो पॉइंट है A और B, और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है 10 किलोमीटर की 2 आवर के अंदर, और वो डिस्प्लेस होता है 8 किलोमीटर इन 1 पॉइंट, या पूरे नंबर में ले लें, 1 आवर में वो डिस्प्लेस हो जाता है. या चलिए 1.5 ले लेते हैं. 1.5 आवर में वो डिस्प्लेस हो जाता है. और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है? वो मान लें नॉर्थ में होता है. ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ. वो किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में वो डिस्प्लेस हो जाता है 8 किलोमीटर. तो इस पर्सन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? स्पीड होगी 10/2 विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर. और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वेलोसिटी होगी 8/1.5 किलोमीटर पर आवर. कहाँ पे? नॉर्थ में. ठीक है. ये हमें समझ में आ गई बात. हम जब वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में. अच्छा, एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं. देखिए, मान लेते हैं कि एक पर्सन यहाँ से मूव करता है, यहाँ जाता है, फिर वो यहाँ जाता है, फिर वो यहाँ जाके फिर वो यहीं चला वापस आ जाता है. ए से चला, एक रेक्टेंगुलर शेप में चलता है वो. ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है,
तो हमें ये पता चलेगा कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ए टू ए से ए तक आने में उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, डिस्टेंस कवर विल बी इक्वल टू हो जाएगा 20 10, फिर ये 20 और फिर ये 10, यानी कि 20 20 40 50 और 60 मीटर उसकी डिस्टेंस होगी। और ये सारी जर्नी वो ए से चला और ए पे वो पहुंचा है, सपोज कर लेते हैं 4 आवर के अंदर। तो उसकी जो स्पीड होगी, जो इसमें टाइम लिया है, टाइम भी लिख लेते हैं, टाइम कितना है 4 आवर है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी 60/4 होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो हमने डिस्टेंस कितनी ली है, डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है, 20 गया, फिर 10 गया, 30 हुआ, 30 से फिर वो 50 हुआ, 50 से फिर वो 60 पे पहुंच गया, 60 मीटर उसने कवर करी। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, यहां से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम में कट जाएगा, ये 15 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हुई। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम वेलोसिटी के लिए क्या देखेंगे, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है, क्योंकि वो ए से ही चला था और ए पे ही पहुंच गया, इसलिए उसकी वेलोसिटी जो कि होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितनी हो जाएगी 0 बाई टाइम, तो उतना ही लगेगा 4 आवर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो 0 होगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डायरेक्शन के बदलने पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है ना, तो अगर हम इसकी वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो ये वेलोसिटी -v हो जाएगी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और 0 हो सकती है, जबकि स्पीड 0 नहीं होती। शुक्रिया।